आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। इंडिया में आयरन और स्टील फैक्ट्रियां जो है कि कम अप करती हैं, यानी कि अब इंडिया में भी, इस पैरा में देखेंगे, इंडिया में भी आयरन और स्टील फैक्ट्रियां धीरे धीरे बनने लगी। द ईयर वाज 1904, 1904 की बात है। इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के गर्मी के महीनों में, चार्ल्स वेल्ड, एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, एंड दोराबजी टाटा, द इल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा। चार्ल्स वेल्ड जो कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, और दोराबजी टाटा जो कि जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे, वर ट्रेवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट। ये दोनों आयरन ओर डिपॉजिट की तलाश में छत्तीसगढ़ में ट्रेवल कर रहे थे, यानी कि 1904 में अप्रैल के महीने में चार्ल्स वेल्ड, और जो है चार्ल्स वेल्ड जो कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, और दोराबजी टाटा जो कि जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे, ये दोनों आयरन ओर डिपॉजिट की तलाश में छत्तीसगढ़ में ट्रेवल कर रहे थे। दे हैड स्पेंट मैनी मंथ ऑन अ कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर सोर्स ऑफ गुड आयरन ओर टू सेट अप अ मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। वेंचर, यहाँ पे कॉस्टली वेंचर का मतलब है बहुत ज्यादा पैसा खत्म कर दिए थे। तो ये दोनों इंडिया में एक मॉडर्न आयरन और स्टील प्लांट सेटअप करने के लिए अच्छे आयरन ओर की तलाश में अपना बहुत सारा पैसा और कई महीने जो है स्पेंड कर चुके थे। Jamsetji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry in India. यहाँ तक तो जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था, रेडी थे कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ी आयरन और स्टील इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए अपनी फॉर्च्यून का, अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कि लगाने को तैयार थे, स्पेंड करने को तैयार थे। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग दिस सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी आयरन ओर। बट यह पॉसिबल नहीं था कि बिना एक हम सोर्स जो है कि फाइन क्वालिटी आयरन ओर का जो सोर्स है उसको आइडेंटिफाई किए बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। क्या नहीं पॉसिबल था? कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ी आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है कि सेटअप कर की जाए। वन डे, एक दिन, आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में कई घंटे जो ट्रेवल करने के बाद, वेल्ड एंड दोराबजी केम अपॉन अ स्मॉल विलेज। तो एक दिन की बात है, ये दोनों लोग, कौन कौन? चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा, ये दोनों जंगल में कई घंटे ट्रेवल करने के बाद एक छोटे से गांव के पास आते हैं, एंड फाउंड अ ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन कैरिंग बास्केट लोड ऑफ आयरन ओर। तो ये क्या देखते हैं कि कुछ एक ग्रुप है जिसमें कुछ मेंस हैं और कुछ वुमेन्स हैं, वे लोग बास्केट लोड ले जा रहे हैं, किसका? आप आयरन ओर का। आयरन मतलब बास्केट में लोग क्या कर रहे हैं, टोकरियों में आयरन ओर लेके जा रहे हैं। दीज पीपल वर द अगारियास, ये अगारिया कम्युनिटी थी, ये अगारिया कम्युनिटी के लोग थे। अगारिया एक समुदाय था जिसके बारे में हमने पढ़ा, तो ये अगारिया समुदाय के लोग थे। When asked where they had found the iron ore, the Agarias pointed to a hill in the distance. जब इन दोनों ने उनसे पूछा कि ये जो आयरन ओर था ये लोग कहाँ से पाए, तो जो 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 मेन और वुमेन थे ग्रुप में, जो अगारियाज लोग थे, वे एक हिल, थोड़ा डिस्टेंस पे, थोड़ी दूरी पे एक हिल की तरफ पॉइंट करते हैं, एक इशारा करते हैं। वेल्ड एंड दोराबजी रीच द हिल आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग ट्रेक थ्रू डेंस फॉरेस्ट। तो वेल्ड और दोराबजी टाटा जो थे दोनों डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगलों से ट्रेवल करते हुए उस हिल पे पहुंचते हैं, और जब पहुंचते हैं तो एकदम बिल्कुल ये दोनों थक जाते हैं, टायर्ड हो गए थे। ऑन एक्सप्लोरिंग द हिल द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर, जो जियोलॉजिस्ट थे यानी कि जो चार्ल्स वेल थे, उन्होंने हिल को एक्सप्लोर किया, उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने बोला कि दे हैड एट लास्ट फाउंड व्हाट दे हैड बीन लुकिंग फॉर, कि फाइनली उनको वह मिल गया जिसके लिए वे लोग अभी तलाश कर रहे थे। राजहारा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर इन द वर्ल्ड। जो राजहारा हिल्स थी, वे दुनिया की सबसे फाइनेस्ट ओर्स में से एक थी। यानी वहां पे राजहारा हिल्स में जो ओर्स का जो भंडार होता है बहुत ही बढ़िया था। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, बट एक प्रॉब्लम हुई। क्या एक प्रॉब्लम आती है कि द रीजन वाज ड्राई, जो रीजन था, जो एरिया था, एकदम बिल्कुल सूखा था। एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री, और फैक्ट्री को रन करने के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए पानी की जरूरत थी। वॉज नॉट बी फाउंड नियर बाई, और इस रीजन के नियर बाई कहीं पे भी पानी जो है नहीं मिलता है। कोई इसके इस रीजन के नियर बाई, जो राजहारा हिल्स थी, इसके नियर बाई पानी थी, कहीं कहीं पे पानी था ही नहीं। The Tatas had to continue their search for a more suitable place to set up their factory. अब टाटा को क्या हुआ, टाटा को अपना जो सर्च मिशन था, उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस रीजन के पास कोई पानी नहीं था, इसलिए इनको और सर्च अपना ये लोग कंटिन्यू करते हैं, ताकि एक सुटेबल प्लेस मिल जाए, और अच्छा सुटेबल प्लेस मिल जाए अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। हाउएवर
द अगारियाज हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ अ सोर्स ऑफ आयरन, जबकि जो अगारियाज थे, हाउएवर द अगारियाज हेल्प, अगारिया जो कम्युनिटी के लोग थे वो लोग इनकी मदद करते हैं आयरन ओर के सोर्स को डिस्कवरी करने में, खोजने में। दैट वुड लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट। तो अभी हमने क्या देखा कि जो अगारियाज कम्युनिटी के लोग थे वे इनकी मदद करते हैं, ये दूसरे आयरन आयरन ओर डिपॉजिट का, जो आयरन ओर डिपॉजिट का सोर्स था, दूसरा आयरन ओर डिपॉजिट का सोर्स खोजने में अगारिया लोग इनकी मदद करते हैं। और इस डिपॉजिट सोर्स थे, इस सोर्स थे बाद में क्या हुआ, भिलाई स्टील प्लांट को जो है कि और सप्लाई किया गया। A few years later, a large area of forest was cleared on the bank of the river Subarnarekha to set up the factory and an industrial township, जमशेदपुर। फिर क्या हुआ दोस्तों कि इसके कुछ साल बाद सुबर्णरेखा रिवर की बैंक पे, यानी सुबर्णरेखा जो रिवर थी उसके किनारे पे एक जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है क्लियर कर दिया गया, जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है काट दिया गया। क्यों? ताकि वहां पे एक फैक्ट्री सेटअप हो सके और एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेटअप हो सके, जिसका नाम क्या पड़ा, जमशेदपुर। ठीक है। ये देयर वाज वाटर नियर आयरन ओर डिपॉजिट, यहाँ पे पानी आयरन ओर डिपॉजिट के नियर में, मतलब उसके नजदीक में पानी था, अवेलेबल था। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि हम टिस्को के नाम से जानते हैं, दैट केम अप बिगन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। तो दोस्तों यहाँ पे टिस्को यानी कि टाटा आयरन और स्टील कंपनी स्टैब्लिश होती है, यहाँ पे टिस्को की स्थापना होती है, और जो कि 1912 से स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। टिस्को वाज सेट अप एट एन अपॉर्चुन टाइम। टिस्को की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे टाइम पे हुई थी। अपॉर्चुन टाइम मतलब बहुत ही सही समय पे हुई थी। ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी, पूरी 19th सेंचुरी में इंडिया वाज इंपोर्टिंग स्टील दैट वाज मैन्युफैक्चर इन ब्रिटेन। इंडिया उन स्टील की इंपोर्टिंग कर रहा था जो कि ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होती थी। ये 19th सेंचुरी की बात है। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज in India had provided a huge market for rails that Britain produced। तो दोस्तों जब इंडिया में एक्सपेंशन हुआ किसका, रेलवे का, इंडिया में जब रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, इसके बाद ब्रिटेन में जो रेल की मतलब जो रेल बनती थी ब्रिटेन में, ट्रेन की पटरियां जो ब्रिटेन में बनती थी, उनका ह्यूज मार्केट बन गया कहाँ, इंडिया। इंडिया में उनका ह्यूज मार्केट बन गया। ठीक है। यानी यही समझो आप कि जैसे ही रेलवे का विस्तार होता है, रेलवे का एक्सपेंशन होता है इंडिया में, तो उसके बाद जो ब्रिटेन में प्रोड्यूस होती थी, जो रेल्स ब्रिटेन में प्रोड्यूस होती थी, उनकी भारी डिमांड थी कहाँ पे, इंडिया में, इंडिया की मार्केट्स में। फॉर अ लॉन्ग वाइल ब्रिटिश एक्सपर्ट इन द इंडियन रेलवेज वर अनविलिंग टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फॉर अ लॉन्ग वाइल यानी कि काफी लंबे समय तक जो ब्रिटिश एक्सपर्ट थे इंडियन रेलवेज में, वो मान ही नहीं रहे थे, उनको मतलब बिलीव ही नहीं था कि गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस इन इंडिया, इंडिया में भी अच्छी क्वालिटी का स्टील जो है प्रोड्यूस हो सकता है। बाय द टाइम टिस्को वाज सेटअप द सिचुएशन वाज चेंजिंग, यानी जब टिस्को की स्थापना हो गई, जब टिस्को एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद सिचुएशन जो था धीरे धीरे बदल रहा था। इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जैसा कि हम जानते हैं 1914 में क्या हुआ, पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। स्टील प्रोड्यूस इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर इन यूरोप। अब क्या हुआ देखो, जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, अब जो ब्रिटेन जो स्टील प्रोड्यूस करता था वो पहले इंडिया में आता था। अभी जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, तो अब जो ब्रिटेन जो स्टील प्रोड्यूस कर रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, यूरोप में चला जा रहा है, वार का डिमांड मतलब डिमांड मीट करने के लिए, यानी कि जो भी डिमांड, जो भी वहाँ के युद्ध में जो भी डिमांड था, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए अब ये जो स्टील था, ब्रिटेन द्वारा प्रोड्यूस किया गया स्टील वहां पे चला जाता था। सो इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइन ड्रामेटिकली। तो ड्रामेटिकली क्या हुआ, एकाएक सडनली क्या हुआ कि जो इम्पोर्ट था ब्रिटेन से, जो इम्पोर्ट होता था इंडिया में स्टील का, वो डिक्लाइन हो जाता है। एंड द इंडियन रेलवे टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स। अब जो इंडियन रेलवे था वो किसके पास आता है, टिस्को के पास। टिस्को के पास आता है किसके लिए, स्टील की सप्लाई के लिए, यानी स्टील यानी कि रेल की सप्लाई के लिए। ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा कि जैसे वर्ल्ड वार 1914 में जैसे वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, तो अब जो रेल जो स्टील प्रोड्यूस कर रहा था ब्रिटेन, वो स्टील कहाँ पे जा रहा था, यूरोप में जा रहा था, युद्ध का जो भी वॉर का जो भी डिमांड था उसको पूरा करने के लिए, जो भी वहाँ की जरूरतें थी। तो अब इनको यहाँ पे आ नहीं रहा था, स्टील इंडिया में आ नहीं रहा था, तो अब जो इंडियन रेलवे था मजबूरन बस किसके पास आता है, टिस्को के पास, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इनके पास आता है इस रेल की सप्लाई के लिए। एज द वॉर ड्रैग्ड ऑन फॉर सेवरल ईयर, जैसा कि हम जानते हैं जो युद्ध जो था
कई सालों तक ड्रैग हो गया, कई कई ईयर तक खिंचता चला गया। टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरेज व्हील्स फॉर द वॉर। अब टिस्को को क्या प्रोड्यूस करना पड़ रहा था, यानी पहले तो उन्होंने केवल रेल प्रोड्यूस किया, अब उनको टिस्को को शेल्स और कैरेज व्हील्स फॉर द वॉर, वॉर के लिए जो ट्रेन के जो पहिए होते हैं उनको भी इनको ऑर्डर मिलने लगा प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, शेल्स यानी जो शेल्स होते हैं, यानी जो गोले होते हैं, जो गोलियां होती है उसमें भी आप देखते होंगे कि शेल्स रहती हैं, ऊपर से कवरिंग रहती है। तो अब ऑर्डर मिलने लगा किसको, टिस्को को, कि आप शेल्स भी बनाओ और जो ट्रेन की जो ट्रेन का मतलब पहिया होता है, व्हील्स होता है, उसको भी बनाओ। बाय 1919 द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय टिस्को। अब देखो दोस्तों सिचुएशन किस प्रकार चेंज हो गया। बाय 1990 1919 तक क्या हुआ कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने इसको जितना भी स्टील मैन्युफैक्चर करता था, टिस्को टाटा आयरन और स्टील कंपनी में जितना स्टील मैन्युफैक्चर होता था उसका 90% कौन ले लेता था, कॉलोनियल गवर्नमेंट ले लेती थी। एंड टिस्को ने अगर सपोज 100 टन, फॉर एग्जांपल 100 टन इन्होंने मैन्युफैक्चर किया यानी इन्होंने प्रोड्यूस किया, कितना 100 टन, इसमें 90 टन कौन ले लेता था, कॉलोनियल गवर्नमेंट बुक कर लेती थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट ले लेती थी। ये सिचुएशन चेंज हो गया 1990, जैसे वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1914 में, उसके बाद 1919 तक ये सिचुएशन कितना ड्रामेटिकली बदल जाता है। ठीक है, ओवर टाइम टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो दोस्तों कुछ टाइम बाद जो टिस्को था वो पूरे ब्रिटिश एम्पायर का, पूरे ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है। यानी ब्रिटिश का एम्पायर जहां तक फैला हुआ था, नहीं कि केवल इंडिया में, पूरे ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड में जहां जहां भी था वहां में सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री बनती है वो होती है टिस्को। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर 15 में देख रहे हैं, एक्सपेंशन एट द एंड ऑफ द वार टू मीट द डिमांड ऑफ द वार टिस्को हैड टू एक्सपेंड इट्स कैपेसिटी। अब डिमांड पूरा करने में, युद्ध का डिमांड पूरा करने में टिस्को को अपना कैपेसिटी एक्सपेंड करना पड़ता है, एक्सटेंड द साइज ऑफ इट्स फैक्ट्री, और इसकी फैक्ट्री की जो साइज थी उसको भी एक्सपेंड करना पड़ता है। द प्रोग्राम ऑफ एक्सपेंशन कंटिन्यूड आफ्टर द वार। जो एक्सपेंशन था वो कंटिन्यू रहता है युद्ध के बाद भी। Here you see new power houses and boiler houses being built in Jamshedpur in 1919। यहाँ पे आप देख रहे हो नए नए पावर हाउसेस और नए नए बॉयलर हाउसेस बन रहे हैं, कब, जमशेदपुर में 1919 में। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर 14 में, दी टाटा आयरन स्टील फैक्ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सुबर्णिका। 1940 की तस्वीर है ये, टाटा आयरन और स्टील फैक्ट्री है, कहाँ पे है ये रिवर है, सुबर्णिका रिवर, इसकी बैंक पे जो कि स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील के केस में, एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑकर्ड ओनली व्हेन ब्रिटिश इंपोर्ट इनटू इंडिया डिक्लाइन। देखो कॉटन टेक्सटाइल की तरह आयरन और स्टील के केस में भी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन तभी हुआ जब इंडिया में ब्रिटिश इंपोर्ट जो है डिक्लाइन हुआ, यानी ब्रिटिश इंपोर्ट, जो ब्रिटिश से सामान आना बंद हुआ, तभी इंडस्ट्रियल जो एक्सपेंशन था वो आया। एंड द मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज, और इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए जो मार्केट था वो इंक्रीज होने लगता है। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर। यह कब हुआ, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकम स्ट्रॉन्गर, और जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप होना स्टार्ट हुआ, नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी राष्ट्रीय जो आंदोलन थे वे डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल क्लास के लोग थे वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर होते हैं। द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकम लाउडर। अब जो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के लिए डिमांड जो है लाउडर होता है और तेज बढ़ जाता है कि इनको प्रोटेक्शन दो। स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मैनी ऑफ दिस डिमांड इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ कॉलोनियल रूल। और सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शन क्या था। जैसे कि हमने देखा इंडस्ट्रियल, जब कोई कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करती है तो क्या करती है कि हाई टैक्सेस लगा देती है, कोई भी चीज यहाँ पे अगर आएगी उस पर हाई इम्पोर्ट ड्यूटी जो है बहुत ज्यादा लगा देती थी। तो यहाँ पे अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा दे रही है, इससे क्या होगा, जैसे हमने देखा था कि इससे क्या होगा, पहला चीज तो यहाँ की जो नेटिव फैक्ट्री यहाँ की जो लोकल फैक्ट्रीज है, इनफैक्ट जो फैक्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं अब वो क्या करेंगे, इसी से मतलब इन्हीं लोगों से लेंगे, थोड़ा कंपटीशन भी कम होगा। अब यहाँ के जो नेटिव्स लोग हैं, जो यहाँ की पब्लिक है, वो सामान जो भी प्रोड्यूस करेगी यहाँ की लोकल फैक्ट्रियाज वहीं से लेंगे, और सीधी सी बात जब वो यहाँ से लेंगे तो इनकी जो इनकम बढ़ेगी मतलब ये ज्यादा स्ट्रांगर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने का क्या मतलब है कि मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है
वहां की फैक्ट्रीज को, लोकल फैक्ट्रीज को प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप होता गया और इंडस्ट्रियल क्लास जो था वो स्ट्रॉन्गर होता गया, तो जो डिमांड था गवर्नमेंट प्रोटेक्शन का वो और तेजी से बढ़ गया। स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मैनी ऑफ दी डिमांड इन द लास्ट डिकेड ऑफ द कॉलोनियल रूल। कंसीड मतलब मानना। ठीक है, तो इंडिया पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए स्ट्रगलिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने कॉलोनियल रूल के कि जो लास्ट के डिकेड्स थे उनमें बहुत सारी मांगे जो है उनको माननी पड़ती हैं, ना चाहते हुए बहुत सारी मांगे जो जो थी कि माननी पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि इंडिया पे अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए जो स्ट्रगलिंग ब्रिटिश थी, यानी उस टाइम स्ट्रगल कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कॉलोनियल रूल के लास्ट के डिकेड्स में, ना चाहते हुए भी बहुत सारी मांगों को उनको मानना पड़ता है। इस बॉक्स में देखते हैं कि अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान। तो जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो शुरुआती ईयर्स थे, जो अर्ली ईयर्स यानी शुरुआती के जो साल थे उसके बारे में। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान इन द लेट 19th सेंचुरी प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ इंडिया। 19th सेंचुरी के अंत में 19th सेंचुरी के अंत में जापान के इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो इंडिया की हिस्ट्री से बिल्कुल, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री से बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल अलग है। द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया कीन टू एक्सपैंड द मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। अब जो यहाँ पे जो कॉलोनियल स्टेट थी इंडिया की, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो क्या चाहती थी, वो यहाँ पे मार्केट को एक्सपैंड करना चाहती थी, किसके लिए, ब्रिटिश गुड्स के लिए, ब्रिटिश में जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे। वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो यहाँ की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वह बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहती थी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को। इन जापान द स्टेट इनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, बट जापान में जो वहां की गवर्नमेंट थी उसने इनकरेज किया इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने में। ठीक है, द मेजी रेजिम विच एज्यूम्ड पावर इन जापान इन 1868। एज्यूम पावर यानी सत्ता जो है इनके हाथ में थी। तो मेजी रेजिम जो था 1868 में जिसके हाथ में जो था कि पावर था या सत्ता थी, कि कहाँ की, जापान की। बिलीव, उनका मानना था दैट जापान नीडेड टू इंडस्ट्रियलाइज इन ऑर्डर टू रेसिस्ट वेस्टर्न डोमिनेशन, यानी कि वेस्टर्न डोमिनेशन को रेसिस्ट करने के लिए जापान का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है। रेजिम का क्या मतलब होता है, राजवंश। ठीक है, यानी कि 1868 में जापान का सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था, का मानना क्या था कि जापान को इंडस्ट्रियलाइज करना बहुत ही जरूरी है, किसके लिए, वेस्टर्न डोमिनेशन को रेसिस्ट करने के लिए। सो इट इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ मेजर्स टू हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसलिए उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स जो है कि इनिशिएट किए, बहुत सारे स्टेप्स लिए। पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ, रेलवे, स्टीम पावर शिपिंग वर डेवलप्ड। तो पोस्टल सर्विसेज डेवलप हुई, टेलीग्राफ डेवलप हुए, रेलवे डेवलप की गई और स्टीम पावर शिपिंग भी डेवलप हुई। द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्ट वाज इम्पोर्टेड। जो द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्ट वाज इम्पोर्टेड, वेस्ट से सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड टेक्नोलॉजी थी उसको इम्पोर्ट किया गया, कहाँ पे, जापान में। अडॉप्टेड टू द नीड्स ऑफ जापान, और जापान की जरूरतों के हिसाब से उसको अडॉप्ट किया गया। फॉरेन एक्सपर्ट वर ब्रॉट टू ट्रेन जापानीज प्रोफेशनल्स। अब फॉरेन एक्सपर्ट लाए गए जापान में ताकि वो जापानीज जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन कर सके। इंडस्ट्रियलिस्ट वर प्रोवाइडेड विद जनरस लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय बैंक सेटअप द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो बैंक सेटअप किए थे उस बैंक ने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको लोन प्रोवाइड किया। ठीक है, लोन प्रोवाइड किया, क्यों किया, इन्वेस्ट करने के लिए। Large industries were first started by the government and then sold off at cheap rate to business families. और क्या किया गया कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने लार्ज इंडस्ट्री सेटअप किया, लार्ज इंडस्ट्रीज बनाया, उसके बाद उसको बहुत ही सस्ते दाम में, बहुत ही सस्ते रेट में बिजनेस फैमिलीज को बेच दिया। इन इंडिया कॉलोनियल डोमिनेशन क्रिएटेड बैरियर्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट दोस्तों उल्टा यहाँ पे इंडिया में उल्टा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, वो एक बैरियर बनी थी। ठीक है, इन जापान द फियर ऑफ फॉरेन कॉन्क्वेस्ट स्पॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्पॉट मतलब होता है उत्तेजित होना या बढ़ावा देना, फियर मतलब डर। बट जापान में क्या हुआ, इसका उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे फॉरेन कॉन्क्वेस्ट के डर की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज्यादा जो है बढ़ावा मिला। फॉरेन कॉन्क्वेस्ट की, वेस्ट का डोमिनेशन, यहाँ पे वेस्ट जो है इस एरिया पे वेस्ट का डोमिनेशन ना हो जाए, इसलिए एक डर की वजह से जापान में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया।
But this also meant that the Japanese industrial development from the beginning was linked to military needs. बट इसका एक मतलब ये भी है कि जापान का इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपमेंट जो था उस स्टार्टिंग से ही मिलिट्री मिलिट्री नीड्स से क्या था, लिंक था, जुड़ा हुआ था। यानी कि जापान जो था, इनको डर था, कहीं पे ब्रिटिश को डर था कि वेस्टर्न डोमिनेशन इस पे ना हो जाए। यानी कि जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है, वेस्ट वाली जो गवर्नमेंट है, वो लोग इसको कब्जे में ना कर ले। इस वजह से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आर्मीज की जरूरत थी, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत थी। तो यहाँ पे बोलना चाहता कि कहीं ना कहीं जापानीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो लिंक था, इसका जो दूसरा मतलब है कि जापानीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्टिंग से उसकी मिलिट्री नीड्स से जो है कि लिंक थी। ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।